आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। हरियाणा के पंचकुला में 17 अक्टूबर को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम के साथ अन्य मंत्री भी पद एवं गोपनीयता की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। आज शाम को लाल किला परिसर में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ दार्जिलिंग में मनाई विजयादशमी। विधि विधान के साथ की शस्त्र पूजा, शास्त्रों और शस्त्रों की पूजा को बताया उनके प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका। आरएसएस सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हुए अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं से संगठित होने का किया आह्वान। आरजीकर अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना के अपराधियों को संरक्षण देने पर भी साधा निशाना। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर आज से पंजीकरण शुरू। योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप को देंगी अवसर। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीत की हैट्रिक लगाने के अब सरकार बनाने की बारी है। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के समारोह में शामिल होने की खबर है। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। इधर हरियाणा के कैथल के मुंदरी गांव के पास में एक बड़ी कार दुर्घटना हुई है। कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई। इस घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर घायल हो गया है, वहीं एक लड़की लापता है। कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोग दशहरा मेले में जा रहे थे। हरियाणा के डीएसपी ललित कुमार ने बताया कि बचाव अभियान जारी है, साथ ही दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। एक परिवार के 8 लोगों का अभी सूचना मिली है कि वो बाबा लदाना में मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अल्टो कार में सवार थे और कार मुंदड़ी के पास नहर में गिर गई और जिसमें अभी तक 7 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो चुकी है और ड्राइवर अभी जिंदा है। और ये भी पता चला है कि एक लड़की अभी गायब है। अभी कंफर्म नहीं हो सका है। हम कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहर में बचाव अभियान चल रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली सियाचिन एयरबेस से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग से होते हुए नवंबर के मध्य में दिल्ली में समाप्त होगी। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में भारतीय वायुसेना के उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को वायुसेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। इधर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने भोपाल में मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव शिवशेखर शुक्ला के साथ फिल्म निर्माण और प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर चर्चा की। संजय जाजू ने कहा कि फिल्म निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय पोर्टल बनाया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण की अनुमति देने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि इन दोनों पोर्टल को एक साथ करने से फिल्म निर्माण में सरलता आएगी। फिल्मों के बनाने वालों को जो इंसेंटिव्स और जो फैसिलिटेशन मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के द्वारा और जो उनकी फिल्म पॉलिसी है उसके तहत जो दिए गए हैं,
उन बेनिफिट्स को कैसे हम नेशनल लेवल पे और ऑगमेंट कर सकें, और जो 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 इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उन इंसेंटिव्स को हम कैसे हमारे नेशनल पोर्टल से इंटीग्रेट कर सकें, उसके लिए आज बहुत अच्छी एक यूज़फुल बैठक हमारी इनके साथ में हुई है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो भारत सरकार का हमारा इंडिया सिने हब पोर्टल है, उस पोर्टल पर हम स्टेट गवर्नमेंट जो पोर्टल चलाती है उसको इंटीग्रेट करेंगे, और साथ ही साथ ये व्यवस्था करेंगे कि बाहर की जितनी फिल्में हमारे पोर्टल के थ्रू फैसिलिटेट होती हैं उन्हें भी स्टेट के इंसेंटिव्स का लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में यहाँ पर बन सकें। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज विजयादशमी के अवसर पर लाल किला परिसर में आज रावण दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। यह अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। यह त्योहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे। मेरी मंगल कामना है कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे तथा हमारा देश सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर साझा करते हुए लिखा कि देशवासियों को विजयादशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ विजयादशमी मनाई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने सुकना कैंट में जवानों के माथे पर तिलक भी लगाया। अपने संबोधन में मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। मैं आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी के अवसर पर पीठ की परंपरा अनुसरण करते हुए श्रीनाथ जी भगवान की पूजा अर्चना की। इसी के साथ उन्होंने विधि विधान से श्रीनाथ जी की आरती उतारी। नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में आज विजयादशमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन भी उपस्थित रहे। 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता रेपकांड को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और सत्ता के बीच साठगांठ होने के कारण इस तरह की घटनाओं को शह मिलती है। कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है।
बांग्लादेश का जिक्र करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतर की तलवार लटकी रहेंगी। दशहरा यानी विजयादशमी बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व दशहरा भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इसे राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के लिए भी जाना जाता है। दशहरा या विजयादशमी भगवान राम की विजय और दुर्गा पूजा के रूप के साथ ही शक्ति पूजा के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। देश भर में लोग इस दिन रावण के पुतले का दहन करके पूरे उमंग के साथ दशहरे का त्योहार मनाते हैं। दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होता है। दशहरे की शाम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। इस समय दशहरे की धूमधाम और उमंग चरम पर होती है। कहीं शस्त्र पूजा तो कहीं भव्य शाही जुलूस की रौनक होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर वर्ष दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक नवरात्रि की धूम होती है। पहले दिन घरों से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु व्रत उपवास रखते हुए भक्ति भाव के साथ घर में पहले घट स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु मंदिरों में भी दर्शन करने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, पांचवे को स्कंद माता, छठे को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि, 8वें को महागौरी और 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने रामेश्वरम में समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक शक्ति की आराधना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। इसी दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम का जीवन इन्हीं मूल्यों का सार है जो आज के दौर के साथ साथ हमेशा कायम रहेगा। यह पर्व हमें राष्ट्र निर्माण के लिए और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है जिसमें जरूरतमंदों और वंचित लोगों की देखभाल की जा सके। दशहरा भगवान राम के जीवन और कार्यों से दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है। ये पर्व अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देने का मौका है। दशहरा वर्षा ऋतु के पूरा होने और सर्दियों की शुरुआत का सूचक है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। भगवान राम ने रावण रूपी बुराई पर जीत दर्ज की थी। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया
उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रत्यक्ष कर संग्रह किया है। इस संग्रह में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर और 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर शामिल है। विभाग ने गुरुवार तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की आवेदन प्रक्रिया आज शाम से प्रारंभ हो रही है। इस इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। गौरतलब है कि अब तक 100 से अधिक कंपनियों ने इंटर्नशिप के पद उपलब्ध कराए हैं। और महाराष्ट्र में दशहरे के अवसर पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। आज दोनों ही गुटों की दशहरा रैली है। इसी मौके पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना की दशहरा रैली का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जुड़ गए हैं और हिंदुत्व को छोड़ दिया है। साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। शिवसेना की जो दशहरा रैली रही है उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है। वर्षों से हर दशहरा पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी एक दशहरा रैली को संबोधित किया करते हैं, और जब बाला साहब जी दशहरा रैली को संबोधित करते हैं तो शिवसैनिकों को वो हिंदुत्व के ऊपर अपने विचार देते थे। खासकर कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो एक सांप्रदायिक अप्रोच लेके चलते थे, उसके ऊपर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती थी। आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है और हिंदुत्व को तौबा कर दिया है। तो शिवाजी पार्क की रैली में अगर वो बोलेंगे तो हिंदुत्व पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुत्व पर ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुस्लिम वोट डिस्टर्ब हो जाएंगे। इधर अमेरिका ने इजराइल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी तत्काल बंद करने को कहा है। अमेरिका ने कहा कि इजरायली सेना द्वारा की जा रही ऐसी कार्रवाइयों को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अड्डे पर इजरायली बलों ने गोलीबारी की थी। इसमें बेस पर मौजूद 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल हो गए थे। भारत ने लेबनान की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्थिति पर बारीकी से नजर है और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर वह चिंतित है। भारत ने ब्लू लाइन के साथ बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो लेबनान और इजराइल और गोलान हाइट्स से अलग करने वाली 120 किलोमीटर लंबी संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सीमा रेखा है। विदेश मंत्रालय ने ये संयुक्त राष्ट्र परिसरों की अविच्छेद्यता का सम्मान करने और शांति रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की हुई है। ऐसे में टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ उतरेगी। हैदराबाद के पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। हालांकि इस मुकाबले पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश इस पूरे दौर में अपनी पहली जीत तलाश करने की रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले टेस्ट सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने 15 सदस्यीय दल की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उप कप्तान नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने वाली टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के लिए उतरने के लिए तैयार है। इस कड़ी में शुक्रवार को बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की। बांग्लादेश के खिलाफ 11 टेस्ट विकेट चटकाकर आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने इनाम दिया है। उन्हें आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह बनाने से चूक गए हैं। दरअसल वह फिलहाल चोट से उबर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। 11 में से 8 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया का अंक प्रतिशत 74.24 का है। भारत को WTC के फाइनल से पहले 8 मुकाबले और खेलने हैं। इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट शामिल हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में शनिवार को होने वाले मैच में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। वहीं एक अन्य मैच में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड को अभी 2 मैच और खेलने हैं। इधर महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप में देश के ब्लाइंड फुटबॉलर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। भारत में अगले साल ब्लाइंड वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ होगा और इस वक्त हमारे साथ महिला ब्लाइंड टीम के हेड कोच हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रारूप होगा और कब ये ऑर्गेनाइज होगा, डेट्स क्या हैं, इसके बारे में बताइए। किस तरीके का ये चैंपियनशिप होगा? ये है सेकंड IBSA वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप्स। ये रहेंगे 5 से 15 तारीख अक्टूबर 2025 कोच्चि केरल में होगा ये गेम्स। ये पहले बार पैरा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, और वो भी विमेंस का। ये बहुत अच्छा चांस है विमेंस फुटबॉल दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारा वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग भी है और अच्छा प्लानिंग है हमारा LA 2028 का जो रोड मैप आगे रहेंगे। इसमें कितनी टीम्स हिस्सा ले रही हैं और किस किस कंट्री के खिलाड़ी आ रहे हैं? इस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में वर्ल्ड फर्स्ट टू 8 रैंकिंग में है। वो हो रहेंगे जापान, अर्जेंटीना, इंडिया होगा, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, मोरक्को, ये सारे टीम्स आएंगे। ब्लाइंड फुटबॉल कोच के लिहाज से एक आम जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, आम खिलाड़ी होते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इनको ट्रेन करने के लिए? ये ब्लाइंड फुटबॉल कोचिंग टोटली डिफरेंट है फुटबॉल कोचिंग से कंपेयर करने से, क्योंकि इसमें पूरा हियरिंग एंड कम्युनिकेशन है। जो रेगुलर फुटबॉल होते हैं वो एम्फोसिस रहते हैं बॉल ड्रिल्स में या टैकलिंग या स्ट्रेटजी में। ये पहले प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा ग्राउंड तक खेलने के लिए, वो ही है एक सक्सेस। और खेल के उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे के जैसे खेलना है, जैसे मूवमेंट हो, इसमें सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल में तो वो ठीक है, उसका मैक्सिमम उसका पैर में थोड़ा दर्द होगा, इसमें क्लैशेस बहुत है। PM मोदी ने जिस तरह से विकलांग जो वर्ड था, शब्द था, इसको दिव्यांग से रिप्लेस कर दिया। एक दिव्यांग खिलाड़ी के लिए ये किस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होता है? बहुत ही अच्छा काम PM मोदी ने किया है कि ये विकलांग अलग किया है। सभी के लिए एम्फोसिस देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा स्ट्रक्चरिंग और काम और फोकस देना पड़ेगा। वो टाइम लगेंगे। अगर हम वेट करें सालों साल तो ये गेम नहीं बढ़ेंगे। हमें इतना प्रेशर आ रहे हैं प्लेयर्स के साथ ही कि चलो सर हम खेलना चाहते हैं, तो खेलना है मगर सब फैसिलिटी डिफ़िकल्ट है। हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट शुरू करें और जब तक हम चला सकते हैं चलाएंगे। गवर्नमेंट का साथ के साथ एक साथ बढ़ाएंगे ये गेम। तो ये थे ब्लाइंड टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में खेलों को लेकर माहौल बदल रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग से रिप्लेस किया है, ये निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों में एक नई उमंग भरने वाला है और ज़्यादातर खिलाड़ी खेलों से जुड़ रहे हैं, अपने आप को मैदान पर सामने रख रहे हैं। सुशील कुमार, DD न्यूज़। और अब आपको एक महत्वपूर्ण खबर से रूबरू करवाते हैं। दरअसल स्लॉथ भालू की बड़ी आबादी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, लेकिन आज यह अद्भुत प्रजाति अपने अस्तित्व को लेकर खतरे का सामना कर रही है। इनके संरक्षण और पर्यावास को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्लॉथ बियर दिवस मनाया जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये अद्भुत स्लॉथ भालू है। खूबसूरत काले लंबे फर और घुमावदार पंजे। दुनिया भर में पाई जाने वाली भालू की सभी 8 प्रजातियों में सबसे लंबे। ये बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं।
स्लॉथ भालू की कुल आबादी का लगभग 90% पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें पश्चिमी भारत की तट रेखा के समानांतर और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। देश में स्लॉथ भालू की आबादी लगभग 6000 से 11000 तक होने का अनुमान है। लेकिन दुख की बात है कि ये प्रजाति आज देश में संकट की स्थिति में है। एक समय ये जंगली भालू भारत में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन दशकों से भारत में इनकी आबादी को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ा है, जिनमें जंगलों की अवैध कटाई, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल हैं। स्लॉथ भालू की प्रजाति 400 से अधिक वर्षों से इंसान के शोषण का शिकार है। कलंदर नाम की खनाबदोश जनजाति ने मुगल काल में सम्राटों के लिए स्लॉथ भालू का नृत्य कराना शुरू किया। जैसे जैसे भारत में साम्राज्य खत्म हुए, सड़क के किनारे नाचने वाले भालू का व्यापार ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए सस्ते मनोरंजन में बदलता चला गया। पीड़ा में भी इन्हें नाचते कूदते हुए देखने के लिए लोग भुगतान करने लगे। स्लॉथ बेयर एक लीस्ट बहुत कम पढ़ाई किया जानवर है और उसका बिहेवियर, उसके बारे में बच्चा कब देता है, जंगल से माँ कब बच्चे को लेके आता है, ये सब वगैरह बहुत चीज़ में हम अज्ञानता हमारा पास रहता है, हमको मालूम नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। स्लॉथ बेयर के प्रति अभी बहुत लोग को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है समझ में आ गया। ये स्पीशीज़ जंगल को उपजाऊ बनाने वाला ये स्पीशीज़ कितना उपयोग और कितना इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है करने के लिए। विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाने का मकसद उनके संरक्षण और जंगलों में उनके सुरक्षित रहने और विचरण करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयास करना है। डीडी न्यूज़ के लिए सुमाना की रिपोर्ट। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।